Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the one of the important topic of your elasticity of a demand chapter, which is nothing but the cross elasticity of demand. अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? इसके पहले भी हमने क्या किया हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके भी पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक को कवर अप किया हुआ है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, डिमांड में कितना चेंज आता है जब हमारा प्राइस चेंज होगा, वो हमने मेजर किया था कि जब प्राइस चेंज होता है तो प्राइस के चेंज होने पर डिमांड कितना चेंज होता है, हाउ मच इट विल गोइंग टू चेंज, दैट इज़ अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेकंड हमने क्या देखा कि कंज्यूमर के इनकम के चेंज होने पे डिमांड कितना चेंज होता है. कंज्यूमर का इनकम चेंज होने पे हाउ मच द डिमांड विल गोइंग टू चेंज, दैट इज़ नथिंग बट योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड. ठीक वैसे ही टुडे विल गोइंग टू स्टार्ट विद द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, जिसमें विल गोइंग टू फाइंड आउट कि एक कमोडिटी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने पे कॉम्पिटिटर के गुड्स के डिमांड को कैसे इफ़ेक्ट करता है. ये अगर सपोज़ दो कॉम्पिटिटर्स है ए एंड बी, तो जब ए का प्राइस चेंज होगा तो बी के डिमांड कितना चेंज होगा. ए अगर अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ करता है तो बी का डिमांड कितना इंक्रीज़ होगा, कितने प्रपोर्शन से इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ अ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे. The cross elasticity of a demand is that topic. The price elasticity of a demand for the commodity explains the change in the quantity demanded due to change in the price that of that commodity. Demand for the commodity may change not only due to the change in its own prices but due to the change in the price of a substitutes or the complementary commodity. अब स्पेसिफिकली यहाँ पे डिमांड हमारा चेंज हो रहा है खुद के प्राइस के चेंज होने से नहीं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सब्सटीट्यूट है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है, उनके प्राइजेस के चेंज होने से हमारा डिमांड कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज व्हाट योर प्राइस ऑफ अ, दैट इज़ नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कमोडिटी के डिमांड में चेंजेस हम मेजर करेंगे कब, जब दूसरे कमोडिटीज़ के प्राइजेस के चेंज होने पे क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ता है. विल गोइंग टू कंसिडर दैट एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, अ चेंज इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट और द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज टर्म्ड एज व्हाट योर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब व्हाट इट मीन्स, it means the change in the demand for the commodity due to the change in the price of its substitute or complementary goods. complementary goods और substitute goods के prices को change होने पे कैसे हमारा demand change होता है, वो होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी. तो सेम फॉर्मूला, सेम सिचुएशन इज देयर ओवर हियर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ पेप्सी, now Pepsi is one of the cold drink company, soft drink company. If the price of a Pepsi rises, the consumers may switch off to the Coke, assuming that there is a no change in the price of a Coke. Now two companies are there, Coca-Cola and the Pepsi. Both are manufacturing beverages, both are manufacturing soft drinks, cold drinks. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पेप्सी और कोका कोला या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कोलगेट एंड पेप्सोडेंट. नाउ जब कोलगेट के प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे तो कस्टमर्स शिफ्ट कहाँ पे होंगे, पेप्सोडेंट पे. कंज्यूमर्स अज्यूम करेंगे कि कोलगेट वाले ने अपने प्राइस को क्या किया, बढ़ाया हुआ है, पेप्सोडेंट वालों ने बढ़ाया नहीं है, पतंजलि वाले ने बढ़ाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पतंजलि का टूथपेस्ट या फिर पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कोलगेट विल गोइंग टू इंक्रीज द प्राइजेस, हाउ इट विल गोइंग टू चेंज आवर डिमांड. एज्यूमिंग अगर हम पेप्सोडेंट वाले हैं या फिर हम पतंजलि वाले हैं, तो हमारा डिमांड कितना चेंज होगा जब कोलगेट वाला अपना प्राइस इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा. तो दैट इज़ नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई भी मूवमेंट करता है, अगर हमारा कॉम्पिटिटर कोई भी डिसीजन लेता है प्राइस से रिलेटेड, अगर कोई भी प्राइसिंग डिसीजन या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड पे क्या होगा, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हो सकता है ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है. सो यहाँ पे बेसिकली the cross elasticity of a demand, that is EC, measures the responsiveness in the demand for the commodity X to the change in the price of a commodity Y. It is given by the percentage change in the quantity demanded for the
commodity X divided by the percentage change in the price of a commodity Y, keeping the constant all the other variables in the demand function, हमें क्या मिलता है? We are getting this formula, that is percentage change in the quantity demanded of a X upon percentage change in the price of a Y. Percentage change in the quantity demanded of a X upon percentage change in the quantity demanded price of the Y. ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट, फॉर फाइंडिंग आउट द इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स में कितना चेंज होगा जब कमोडिटी वाई के प्राइजेस को कॉम्पिटिटर चेंज करेगा. ये क्या है आपका पॉइंट मेथड. दिस इज योर पॉइंट क्रॉस इलास्टिसिटी. ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर इज अ अर्क मेथड विच विल गोइंग टू सी. नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट पॉइंट क्रॉस इलास्टिसिटी मेथड, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई इनटू change in the price of y upon the change in quantity of x. So specifically this is not a situation, this changes, ये जो आया थोड़े मिस्टेक्स की वजह से हुआ, it is not like this. So as you can see, this is only the case where the change in quantity of x upon change in price of y into original price of y upon original quantity of x, original quantity of x and original price of y. सो देखते हैं इन द सिमिलर मैनर इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट आर फार्मूला इज, दिस इज व्हाट आर फार्मूला इज. सो यहाँ पे द सेम सिचुएशन, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. द क्यू एक्स दैट इज नथिंग बट अ क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कमोडिटी एक्स, चेंज इन द प्राइस पी वाई क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई. क्यू एक्स क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी, और पी वाई क्या है, आपके ओरिजिनल प्राइस. And the arc cross elasticity of a demand is given by, now this is what, ये क्या है आपका, this is your arc cross elasticity of a demand is given by this particular formula, where आप देख सकते हैं qx2 minus qx1 upon py2 minus py1 into py2 plus py1 and there likewise there the formula. तो ये क्या है, पॉइंट क्रॉस इलास्टिसिटी और अर्क क्रॉस इलास्टिसिटी, दोनों फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द व्हाट योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे वेयर द सबस्क्रिप्ट 1 and 2 refers to the original and the new values of the price commodity y and x is respectively और vice versa. तो ऊपर जो हमने अर्क मेथड देखा था उसमें जहाँ जहाँ पे आपको 1 वैल्यू दिखी वो आपकी ओरिजिनल है, जहाँ पे आपको 2 वैल्यू दिखी वो क्या है, आपकी न्यू वैल्यू है. इफ़ द वैल्यू ऑफ ए सी इज़ पॉजिटिव, कमोडिटी एक्स वाई इज़ अ सब्सटीट्यूट. अगर ए सी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, क्लास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्सटीट्यूट. अगर कमोडिटी एक्स एंड वाई की डिमांड जो रिलेशन है वो अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री. और ठीक वैसे ही अगर ये ज़ीरो है तो दोनों गुड्स क्या हो गए, अनरिलेटेड हो गए. दोनों गुड्स क्या हो गए, अनरिलेटेड. नाउ सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे पता चलेगा, हाउ विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्सटीट्यूट है. तो सिंपल सा केस है क्लास, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो कमोडिटी जो एक्स एंड वाई है, नाउ लेट अस डू द सेम. कोशिश करना जरा, मान लो दो कमोडिटी है, एक ए है आपका और एक क्या है आपका बी है. जब ए अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेगा तो ए का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा. जब ए कमोडिटी ए का प्राइस इंक्रीज होगा तो कमोडिटी ए का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा. ज़रा समझने की कोशिश करना. जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे कमोडिटी ए के तो डिमांड क्या होगा, कमोडिटी ए का डिक्रीज होगा. इन द सिमिलर मैनर पीपल्स, कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कंज्यूमर्स ए कमोडिटी को परचेज नहीं करेंगे, कंज्यूमर्स विल गोइंग टू परचेज द कमोडिटी बी, जिससे कमोडिटी बी का डिमांड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. अगर दोनों कमोडिटी ए और बी अगर सब्सटीट्यूट गुड्स है, अगर दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स है, सब्सटीट्यूट मीन्स व्हाट, एक के बदले में हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, तो वो सिचुएशन में
ए के बदले में अगर हम बी यूज़ कर सकते हैं और ए ने हमारा प्राइस इंक्रीज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब कस्टमर्स बी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, जिसके वजह से ए का डिमांड कम हो जाएगा और बी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो प्राइस क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ पे डिक्रीज़ होता है, यानी मिस्टर ए जो कमोडिटी ए है, कमोडिटी ए का प्राइस मार्केट में अगर डिक्रीज़ होता है तो पीपल्स विल गोइंग टू परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी ए ओनली। इससे होगा क्या, जो बी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ है, मतलब ए इज़ चीपर देन बी, ए बहुत सस्ता है, तो सब क्या करेंगे, कमोडिटी ए को परचेज करेंगे, तो कमोडिटी बी का डिमांड क्या होगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट, ये जो रिलेशन है प्राइस ऑफ अ ए एंड डिमांड ऑफ अ बी, ये इसे बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहाँ पे हमने क्या किया है, हमने प्राइस ऑफ ए को कंसिडर किया है और हमने डिमांड फॉर गुड्स बी को कंसिडर किया है। दिस इज नोन एज व्हाट, सब्स्टिट्यूट। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इफ बोथ द थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जब ए का प्राइस इंक्रीज होगा तो बी का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों गुड्स हम साथ में यूज़ करने वाले हैं। जब दोनों गुड्स एंड सर्विसेज हम साथ में यूज़ करेंगे तो एक के प्राइस के इंक्रीज होने से उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नोन एज योर ए रिलेशनशिप ऑफ ए एंड बी, और आप क्या बोल सकते हो, दिस इज नोन एज व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और ये क्या है, ये आपका सिचुएशन है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ये आपका सिचुएशन कहाँ का है, सब्स्टिट्यूट्स का, और ये किसका सिचुएशन है, कॉम्प्लीमेंट्री का। तो दोनों सिचुएशंस को हमने कवर अप किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी द एग्जांपल्स ऑफ अ सब्स्टिट्यूट्स एंड एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गिवन। एग्जांपल ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर बटर एंड मैगरीन, Coca-Cola and Pepsi, toothpaste, Pepsodent and Colgate and your Pepsodent and so on. Example of a complement goods are car and petrol, coffee and sugar, then hamburgers and bun, then printers and cartridge. ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल हैं आपके कहाँ के, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल्स और सब्स्टिट्यूट्स के एग्जाम्पल्स हमने आज क्या किए हैं, अभी कवर अप किए हुए हैं। तो ज़रा ध्यान देना, while the sign of a cross elasticity indicates whether the two goods are substitutes or complementary, its magnitude measures the degree of this relationship, and the greater the cross elasticity, the more related the two goods are. अब नॉर्मल सी बात है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के इनवर्स रिलेशनशिप होता है, या फिर पॉजिटिव बोल सकते हो आप, और नेगेटिव रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे वो कितना पॉजिटिव रिलेशन है और कितना नेगेटिव है, वो मैग्नीट्यूड जो है आपका मेजर करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जितना ज़्यादा इलास्टिक मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे होगा। द मोर इज अ रिलेटेड गुड्स आर, एंड इफ द two goods have the no relationship, then the cross elasticity of demand will become a zero. Concept of a cross elasticity of a demand is helpful to measure the interdependence of the demand for the commodity with the price of another related commodity. जैसा मैंने आपको बताया कि आप सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी क्या होता है, सेम सिचुएशन होती है, कॉम्प्लीमेंट्री में भी क्या होती है, सेम सिचुएशन होती है। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी में एज आई हैव टोल्ड यू, एक का हमने प्राइस लेना है और एक का डिमांड लेना है। जब प्राइस ऑफ ए चेंज होगा तो कैसे बी का डिमांड चेंज होगा, दैट इज़ व्हाट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब उनके बीच में अगर सब्स्टिट्यूट रिलेशन है या फिर द क्रॉस रिलेशन, द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, या फिर देयर इज़ नो रिलेशनशिप, सो अकॉर्डिंगली हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, चेंज होगा। And the knowledge of a cross elasticity of demand helps the firms to find out the effect of a change in its price of their goods and elasticity on the demand for the related goods. For example, if the cross elasticity of a demand between the margarine and butter is 1.56, it means 1% change in the increase in the butter will lead to the 1.5% increase in the demand for the margarine. In the similar manner, अगर हम example लेते हैं पेप्सी और कोका कोला का, या हम एग्जांपल लेते हैं अपने कोलगेट एंड पेप्सोडेंट का, तो वो सिचुएशंस में क्या होगा कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके 1.56 आता है, तो इसका मतलब अगर एक का प्राइस 1% से इंक्रीज़ हो रहा है
तो दूसरे का डिमांड कितने से चेंज होगा, 1.56% से। अगेन इट विल गोइंग टू डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ अ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में इंक्रीज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड देयर आर द मेनी मोर थिंग्स विच इज गिवन ओवर हियर, दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट एंड द अनरिलेटेड। सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अनरिलेटेड। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सिंपल सी बात है, जब हमारा गुड्स नेचर ऑफ कमोडिटी अगर सब्सटीट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, पॉजिटिव। अगर नेचर ऑफ कमोडिटी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, नेगेटिव। और इफ़ इट इज़ अनरिलेटेड गुड्स देन वहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है। जब हम वहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी ज़ीरो। यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो हो जाएगी। तो ये क्या था, हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कंज्यूमर, जहाँ पे हमें कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ और उनके इम्पैक्ट अपने बिजनेस पे, हमारे डिमांड पे कैसे पड़ रहे हैं, हमारे मार्केट के डिमांड पे कैसे पड़ रहे हैं, उसको हमें जब स्टडी करना होता है तो हम यूज़ करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, विल गोइंग टू कंसिडर द प्राइस ऑफ अ कॉम्पिटिटर एंड हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड और कैसे ये इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड। नेक्स्ट वन क्या है आपका, द नेक्स्ट इज योर प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपल स्टार्ट करते हैं। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये एक टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जहाँ पे हम जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ना, व्हाट डू मीन बाय द प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जो एडवर्टीजमेंट होता है, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो हम एड शो करते हैं टीवी पे और सोशल मीडिया पे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स और मेक द अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो आए हमारे कमोडिटीज़ को परचेज़ करें, या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करना है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कंज्यूमर्स को, तो वो सिचुएशंस में क्या करते हैं, हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। वो सिचुएशंस में हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। और ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दिस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आर नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली नोन एज योर promotional activities are considered for considering the और कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, जब हम अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं या कोई चेंजेस हम अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में लाते हैं, या हम एडवर्टीज़मेंट चेंज करते हैं या फिर एडवर्टीज़मेंट में कोई चेंजेस करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे डिमांड पे कितना पड़ता है, उसका इम्पैक्ट हमारे डिमांड पे कितना पड़ता है, दैट इज़ नथिंग बट अ प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर का खर्चा बढ़ा दिया, हमने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करना चालू किया, तो जब हमने ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करना चालू किया तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पे कितना पड़ा वो हमें समझने की कोशिश करनी है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर को 10% से इंक्रीज़ किया, मैंने अपने एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर को 10% से इंक्रीज़ किया, तो जो एडवर्टीज़मेंट मैंने 10% से इंक्रीज़ किया है एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर को, उसको 10% के इंक्रीज़ होने से मेरा डिमांड कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ होगा, मेरा डिमांड कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैंने एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा बढ़ाया, इसका मतलब मैं ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट कर रहा हूँ, ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट कर रहा हूँ मतलब ज़्यादा डिमांड होना चाहिए। तो ये सब सिचुएशंस यहाँ पे हम देखेंगे। So pay attention and listen carefully. The topic is your promotional elasticity of demand. The increase in the demand on the account of advertisement and the other promotional efforts is measured by the promotional elasticity of demand, which is also called as advertisement elasticity of demand. Thus, the promotional elasticity of a demand measures the responsiveness in the demand for the commodity to a change in promotional expenditures on the commodity. अब इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड टू द चेंज इन द प्रमोशनल एक्टिविटीज़। जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, उसमें जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उसके एक्सपेंडिचर में जो भी हम चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस की वजह से एडवर्टीज़मेंट के चेंजेस के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रहा है, हमारा डिमांड कितना चेंज हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट द
promotional elasticity of demand, and it is given by the percentage change in the quantity demanded for the commodity divided by the percentage change in the promotional expenditure, keeping constant all the other variables in the function. Now जो other variables है, जो other determinants है, उसे हम क्या करते हैं यहाँ पे constant रखते हैं, उसे हम यहाँ पे constant रखते हैं, उन्हें as it is same consider करते हैं. उसके बाद क्या changes हो रहे हैं, that we'll going to see over here. वो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे. अदर कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे इलास्टिसिटी, द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट होगा, तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर. नाउ जितने परसेंटेज से हमारा डिमांड चेंज हुआ है उसे हमें डिवाइड करना है कि जितने परसेंटेज से हमारा प्रमोशनल एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे इलास्टिसिटी है या फिर इन इलास्टिसिटी है. इलास्टिसिटी का मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जैसे ही हमने इंक्रीज़ किया वैसे ही हमारा डिमांड क्या हुआ, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. अगर सपोज 10% से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमने इंक्रीज़ किया, पहले हम 10,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते थे, पहले हम क्या करते थे, दिस इज़ योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड दिस इज़ आवर डिमांड. मान लो पहले हम कितना एक्सपेंडिचर करते थे, 10,000 का. नाउ 10,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करने के बाद हम लोग वी आर एबल टू सेल द 1,000 क्वांटिटी. वी आर एबल टू सेल द 1,000 क्वांटिटी. जब हम 10,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते थे तो हम 1,000 यूनिट बेचते थे. 1,000 यूनिट्स हम क्या करते थे, बेचते थे. बट जैसे हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 से 12,000 किया, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, बढ़ के 1,000 से 1,500 हो गया. तो यहाँ आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है कितने से, 20% से, लेकिन डिमांड कितने से इंक्रीज हो रहा है, 50% से. तो मतलब एज पर दिस फॉर्मूला अगर हम 50 को डिवाइड करें 20 से, यानी 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ नथिंग बट द 2.5. इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है विच इज़ ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे क्या है, ये हम फॉर्मूलेज, ये हम टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करते हैं प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फाइंड आउट करने के लिए कि एडवर्टीजमेंट और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, और एडवर्टीजमेंट के चेंज होने पे हमारा डिमांड कितना चेंज होगा. दोज थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ नथिंग बट द सेम फार्मूला जो ऑलरेडी हमने अभी देखा, जो हमने प्रीवियस सेशंस में हमारे देखे हुए हैं, विच इज़ नथिंग बट द change in the quantity upon change in advertisement expenditure into a that is original advertisement upon original quantity demanded of a commodity, जो कि यहाँ पे as it is दिया हुआ है. Then as per the ARC method, if we're going to see ARC method के हिसाब से this will be the formula which we're going to use for calculating the advertisement expenditures, or you can say the promotional elasticity of demand. तो यहाँ पे क्या है, सिंपली Q2 minus Q1, दिस इज़ योर न्यू क्वांटिटी, दिस इज़ ओरिजिनल क्वांटिटी, A2 माइनस A1. नाउ A, यहाँ पे A जो वर्ड है वो डिनोट करता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को. तो अगर A2 का मतलब होता है न्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड A1 का मतलब होता है ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. तो वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं यहाँ पे कवर अप करते हैं. इन द सिमिलर मैनर अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूजुअली पॉजिटिव होता है. यहाँ पे द ग्रेटर दिस इलास्टिसिटी इट इज़ बेटर फॉर द फर्म्स टू स्पेंड ऑन द प्रमोशनल एक्टिविटीज़. अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा आपका, ग्रेटर होता है. प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपका ग्रेटर देन 1 होता है, सो इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर द फर्म्स टू डू मोर एंड मोर प्रमोशन एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसमें होगा क्या, एक स्लाइट इंक्रीज करने पे थोड़ा सा हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, उससे होगा क्या, हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा. तो वाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी दिस प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, तो इसीलिए ज़रूरत है जब भी हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग का, तो वहाँ पे हम जब ये डिसीजन लेना होता है हमारे डिमांड से रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड, वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हम अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएं. तो हम अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ज़रूरत पड़ती है.
जिससे हमें पता चलता है कि हमारे डिमांड, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड मार्केट में इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अगर मार्केट में इलास्टिक है तो वो सिचुएशन में होगा क्या कि स्लाइड चेंज करना है, हमें थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करना है और हमारे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे गुड्स का मार्केट में डिमांड इलास्टिक है। और ठीक वैसे अगर इनइलास्टिक है तो एडवर्टीजमेंट को थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, हमें थोड़ा ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा माइनर चेंज होगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। लाइकवाइज द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड में होता क्या है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड द ग्रेटर द इलास्टिसिटी द बेटर फॉर द फर्म्स टू स्पेंड ऑन द प्रमोशनल एक्टिविटीज़। Knowledge of this elasticity helps the firms to determine the outlay on the promotional activities including the advertisement and the promotional strategies। प्रमोशन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे इंक्रीज करना है, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं बाय स्टडिंग द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The promotional elasticity of demand is 2.5. It means 10% increase in the promotional expenditure will going to lead to the 25% increase in the sales or the demand, and that is if the firm wanted to increase the sales by 25%, then it has to increase the promotional expenditure by 10%। इसका मतलब अगर इलास्टिसिटी, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका 2.5 है, इसका मतलब आपने एडवर्टीजमेंट 10% से इंक्रीज किया तो आपका सेल्स या आपका डिमांड 25% से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द इलास्टिसिटी, दिस इज़ व्हाई द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ बीइंग यूज्ड बाय द मेनी इकोनॉमिस्ट, बाय द मेनी बिजनेस कंसर्न इन टुडेज़ वर्ल्ड। क्यों इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, क्यों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यही रीज़न है। ये सिर्फ छोटे से कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे लग रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ छोटे से कॉन्सेप्ट्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इन टुडेज़ मार्केट, इन टुडेज़ वर्ल्ड। सो दैट्स वाई all of you will going to revise this elasticity of a demand concepts, and in the next lecture we're going to continue with the relationship and we're going to continue the further concepts of this particular topic. So till the time what all of you will going to do, you're going to revise the earlier chapters, previous sessions के videos देखो, revise करो and just try to understand the importance of a elasticity of a demand concept. Is that clear? So stay tuned with us, we're going to continue in the next lecture. Thank you.